अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे, ये प्रोबेबली हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि थ्री डायमेंशनल व्यूइंग कंसेप्ट क्या हैं और हम ट्रांसफॉर्मेशन 3D के ऊपर किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 3D है क्या, थ्री डायमेंशन होती क्या है। टिपिकली हमारे पास हमने अभी तक जितना भी कोर्स कवर किया है उसमें हमने टू डायमेंशंस के ऊपर काम किया। टू डायमेंशन में हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। थ्री डायमेंशन में एक एक्स्ट्रा एक्सिस हमारे पास ऐड हो जाता है जो कि परपेंडिकुलर होता है हमारे दोनों एक्सिस के। अपेरेंटली ये यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं लग रहा होगा, लेकिन इन रियल वर्ल्ड जो जी एक्सिस है दैट कम्स टुवर्ड्स यू लाइक थ्रू द स्क्रीन। थ्रू द स्क्रीन आपके ऊपर आ रहा होगा। ये बेसिकली विड्थ के लिए होता है, राइट। सो टू डायमेंशन में हमारे पास दो डायमेंशन होती थी, दो एक्सिस होते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। 1D में हमारे पास एक ही एक्सिस होता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आ जाती है कि डायमेंशन क्या होती है। हम डायमेंशन को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। अ फिजिकल स्पेशल टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट विद मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकें किसी भी टेक्निक के थ्रू, तो हम उसको डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो 3D है, 2D है, 1D है, तो 0D भी होगा। यस, 0D भी होता है। अ डायमेंशन वेयर यू कैन नॉट मूव एनीवेयर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आप एक स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं, वो कोई भी है, ठीक है। आप उस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर स्टक हैं। आप उस स्टार्टिंग पॉइंट से किसी भी जगह पे आगे पीछे ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते। लाइक दिस वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से ना मैं राइट जा सकता हूँ, राइट टॉप, टॉप, लेफ्ट, लेफ्ट बॉटम, बॉटम, राइट बॉटम। मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, आई एम जस्ट स्टक देयर। तो ऐसी डायमेंशन को हम कहेंगे 0D, जहाँ पे हम बिल्कुल भी मूव ही ना कर सकें। इसकी एक एग्जांपल आप इस तरह से लें कि आप एक पॉइंट पे खड़े हैं किसी भी जगह पे, और आपके इर्द गिर्द वॉल्स हैं, ठीक है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकेंगे। तो उस डायमेंशन को, उस स्पेसिफिक डायमेंशन को हम कहेंगे कि यू आर स्टैंडिंग इन अ 0D और 0 डायमेंशन, जहाँ पे आप कहीं पे भी मूव ही ना कर सकें। तो बेसिकली हमारा जो पॉइंट होता है, एक सिंगल पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। एक पॉइंट हमारा हमेशा 0D में होता है। लेकिन जब हम मल्टीपल पॉइंट्स बनाते जाते हैं और उनको कनेक्ट करते हैं, तो हम 1D में चले जाते हैं। तो 1D क्या हुआ? अ डायमेंशन वेयर यू कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। तो हम 0D को जब मिलाते जाएंगे तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। अब इस लाइन के ऊपर मैं अगर इस स्पेसिफिक पॉइंट पे खड़ा हूँ, राइट, तो यहाँ से अगर मैं एक स्टेप आगे जाऊंगा तो क्या होगा? हम मूविंग टुवर्ड्स राइट। और अगर मैं इस पॉइंट से एक स्टेप बैकवर्ड जाऊंगा, दैट मीन्स आई एम मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। सो एट अ टाइम मैं जस्ट एक डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आगे भी जा रहा हूँ और पीछे भी जा रहा हूँ। 1D में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। तो इसमें आपका जो एक्सिस है वो या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ऐसा नहीं है कि इंक्रीज भी हो रहा हो और डिक्रीज भी हो रहा हो।
ठीक है, तो वन डायमेंशन ये हो गई। जो वन डायमेंशन है वो मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट हमारे पास 0D में होता है, तो जब हम पॉइंट्स को मर्ज करते हुए जाते हैं तो हम वन डायमेंशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो वन डायमेंशन इज मेड अप ऑफ मल्टीपल जीरो डायमेंशंस, एंड इन दिस केस यू कैन नॉट गो अप और डाउन। अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है तो आप जस्ट लेफ्ट राइट जा सकते हैं, अप डाउन नहीं जा सकते। सिमिलरली अगर आपके पास एक इस तरह से लाइन है तो आप अप डाउन जा सकते हैं, लेफ्ट राइट नहीं जा सकते। देन हमारे पास आ जाते हैं 2D। अब 1D में मेरे पास पॉइंट था, जब हमने उन पॉइंट्स को मिलाया तो हमारे पास एक लाइन बन गई, जो कि सॉरी 0D में हमारे पास पॉइंट था, जब हमने उसको मिलाया तो हमारे पास लाइन बन गई, दैट इज 1D। और जब हम दो मल्टीपल लाइंस को मिलाएंगे तो वो हमारे पास बन जाती है 2D। सो मेड अप ऑफ टू वन डायमेंशंस। अब 2D में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लेफ्ट पे जाएं, राइट पे जाएं, टॉप पे जाएं या बॉटम पे जाएं। हम दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अगर हम 1D में, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक तो मैं इनको थोड़ा सा गैप दे के बनाता हूँ, 3 2 3। तो मेरे पास 1D के अंदर ये 2 पॉइंट्स हैं। अब इस पॉइंट पे जब हम हैं तो यहाँ से मुझे नहीं पता कि मैं इस पॉइंट पे खड़ा होके नहीं बता सकता कि मेरे पास जो इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट है उससे अगला पॉइंट कौन सा होगा। आई कैन नॉट सी दैट पॉइंट इफ आई एम, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं इस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर खड़ा होके नहीं बता सकता कि मेरे इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट से अगला पॉइंट कौन सा है। आई कैन नॉट सी दैट। और सिमिलरली मैं अपने इस पॉइंट पे खड़ा होके इमीडिएट लेफ्ट पॉइंट से अगले पॉइंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो मेरा जो व्यू है वो लिमिटेड है, मैं जस्ट अपने से अगला पॉइंट ही देख सकता हूँ या मैं अपने से पिछला पॉइंट ही देख सकता हूँ। आई कैन नॉट व्यू फर्दर दैट, राइट। 2D में हम, मैं अगर इस पॉइंट पे खड़ा हूँ तो मैं यहाँ से अपने 4 पॉइंट्स को देख सकता हूँ। अगेन दिस इज लिमिटेड। मैं देख सकता हूँ कि मेरे आगे क्या है, मेरे पीछे क्या है, मेरे ऊपर क्या है, मेरे नीचे क्या है। बट अगेन मैं अपने इमीडिएट नेबर्स से बियॉन्ड नहीं देख सकता कि इनके बाद कौन से पॉइंट्स हैं, राइट। तो मैं 1D में मेरे पास जस्ट एक डायरेक्शन में मैं देख सकता था, आगे या पीछे। 2D में मैं दोनों डायरेक्शन में देख सकता हूँ, आगे पीछे या ऊपर नीचे। बट अगेन मैं जस्ट अपने इमीडिएट पॉइंट्स को ही देख रहा हूँ। और 2D में ही हमने जितने भी काम किए हैं अभी तक, जितने भी कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल्स किए हैं वो 2D में ही किए हैं। अब 3D में क्या होता है, हमारे पास एक और डायमेंशन आ जाती है, हाइट, विड्थ और डेप्थ की। तो हम डेप्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हम जस्ट एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं पेपर पे। बट इन रियलिटी ये एक्सिस इस तरह से नहीं होता, ये हमारे सेंट्रल पॉइंट से मूव करता हुआ हमारी तरफ आता है, थ्रू द स्क्रीन आता है, ठीक है। और हर एक्सिस एक दूसरे से के परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स हर एक्सिस का दूसरे के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, सॉरी 90 डिग्री का हमारे पास एंगल होगा, ठीक है। तो ये तो कुछ कंसेप्ट हो गए 1D 2D और 3D के। अब हम अपने आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस पे। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले आता है ट्रांसलेशन। 2D ट्रांसलेशन में हम क्या कर रहे थे, मेरे पास एक पॉइंट था P, मैंने जाना था P1 पे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, मैं देख रहा था कि मेरे पास x एक्सिस में कितना चेंज आया, y एक्सिस में कितना चेंज आया। इसको मैंने कह दिया डेल्टा x, इसको मैंने कह दिया डेल्टा y। तो मेरे पास जो इनिशियल पॉइंट था
उसमें जो भी मेरे पास चेंज आया है डेल्टा एक्स मैंने वो ऐड कर दिया, तो मेरे पास न्यू पोजीशन आ गई एक्स की। और जब मैंने अपने करंट पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट पे ऐड किया जो चेंज आया है डेल्टा वाई, तो मेरे पास न्यू पोजीशन आ गई वाई की, राइट। तो x1 इज इक्वल टू एक्स प्लस चेंज इन एक्स, y1 इज इक्वल टू वाई प्लस चेंज इन वाई। तो इस तरह से मैं अपनी 2D में ट्रांसलेशन कर रहा था। 3D में क्या होगा हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन हो गए, x, y, z, और हमें हर पॉइंट के लिए 3 ही न्यू वैल्यूज चाहिए होंगी, x डैश, y डैश और z डैश। तो हम करेंगे कैसे हमारे पास जो भी पॉइंट गिवन होगा, सपोज P यहाँ पे था, हमने जाना है P1 पे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस है या जो भी हमारे पास डायरेक्शन बन रही है दोनों पॉइंट्स के दरमियान में, हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। सपोज मेरे पास ये वाला है पॉइंट, गिवन पॉइंट, और ये ट्रांसलेट होके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के लिए चेंज कैसे, डेल्टा एक्स कैसे कैलकुलेट करूँगा, मैं इस पॉइंट से अपने एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा, लाइक दिस वन। एक्स एक्सिस मेरा ये वाला है, तो मैं इसके परपेंडिकुलर जब लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे पास इस तरह से आ गई, कहाँ तक, जहाँ तक मेरा P1 है, यह आ गया। ये जितना भी चेंज आया है दैट इज आवर डेल्टा एक्स। सिमिलरली इस पॉइंट से P1 से P तक मैंने y एक्सिस से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये आ गई y एक्सिस के परपेंडिकुलर। और सिमिलरली मैंने z एक्सिस जो मेरा होगा उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है P1 से P से P1 तक, तो मेरे पास एक ये लाइन आ गई, ठीक है। तो जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी उसको मैंने कह दिया डेल्टा x, y एक्सिस के परपेंडिकुलर डेल्टा y, z एक्सिस के परपेंडिकुलर डेल्टा z। सो हम न्यू वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, x डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, y डैश इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। ये मेरे पास 2D वाली ही चीज़ें आ गई। न्यू चीज़ क्या आई, z वाली, z एक्सिस वाली। सो z एक्सिस में क्या आ रहा है, ओल्ड z की वैल्यू प्लस चेंज इन z, जितना z में हमारे पास चेंज आया है वो। अब हमने इसको होमोजीनियस सिस्टम बनाना है, तो होमोजीनियस सिस्टम बनाने के लिए हम एक इक्वेशन लाजमी ऐड करते हैं जो कि हमेशा ट्रू होती है। तो अब हम यहाँ पे टिपिकली 1 इज इक्वल टू 1 ही इसको कंसीडर करते हैं। होमोजीनियस सिस्टम में एक इक्वेशन आपकी हमेशा लाजमी ट्रू होती है, तो 1 is equals to 1 will always be true. Now these four equations generates a homogeneous system. Homogeneous system में homogeneous equations होती हैं, और homogeneous equations क्या होती हैं, these are always first order differential equations, ठीक है। Now हमने इन equations के matrices क्रिएट करने हैं। तो matrices मेरे पास दो तरह के होंगे, रो मेजर और कॉलम मेजर। रो मेजर में मेरे पास टिपिकली जो इक्वेशन बनेगी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, दैट विल बी न्यू पॉइंट इज इक्वल्स टू ओल्ड पॉइंट, और उसमें जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है p, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो p डैश पे मेरे पास 3 एक्सिस होंगे, x डैश, y डैश, c डैश, और 1 मेरे पास ऑलवेज ट्रू के लिए इस इक्वेशन से आएगा, और ये हमेशा इसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो मेरे पास ओल्ड पॉइंट्स क्या हो गए, x y z जो भी उनकी गिवन वैल्यूज हैं वो, और 1 होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, और हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे t के साथ। बट इस t में हमारे पास डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z आ रहे होंगे, राइट। सो हम मेजर एक्सिस में
अब रो मेजर में टी को किस तरह से लिखेंगे। तो ये मेरे पास आ गया बी डैश जिसमें है एक्स डैश वाई डैश जी डैश और 1। ये मेरे पास आ गया पी एक्स वाई जी 1। अब मुझे लिखना है अपना टी का मैट्रिक्स। टी का मैट्रिक्स लिखने के लिए मेरे पास 4 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास 4 इक्वेशंस हैं। ठीक है, मैं इसके लेफ्ट साइड पे लिख लूँगा, लाइक रोज में लिखूँगा एक्स वाई जी 1। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, आपने लिखना नहीं है। ठीक है, और मैं इसके कॉलम्स में लिख लूँगा एक्स डैश वाई डैश जी डैश एंड 1। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब हमें करना क्या है, हमें देखनी है एक्स डैश की इक्वेशन। जो भी मेरी एक्स डैश की इक्वेशन है, मेरी एक्स डैश की इक्वेशन ये है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक्स डैश की इक्वेशन में मैंने देखना है कि मेरी एक्स की जो टर्म है उसका कांस्टेंट क्या है, उसके साथ कांस्टेंट क्या है। मैं लिखता हूँ ए एक्स। सो इस टर्म में मेरे पास वेरिएबल क्या है, एक्स है। इस टर्म का कांस्टेंट क्या है, ए है। तो अगर मेरे पास टर्म है एक्स तो इस टर्म का कांस्टेंट क्या होगा, 1। ठीक है, अगर मेरे पास टर्म है 2x, इस टर्म का कांस्टेंट क्या है, 2। तो इसी तरह से हमने देखना है कि x डैश की इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है, लाइक x का कांस्टेंट क्या है। हम आ जाते हैं अपनी इक्वेशन पे। x डैश की इक्वेशन पे x का कांस्टेंट क्या है, 1 है। तो मैंने लिख दिया 1। y डैश की इक्वेशन में x का कांस्टेंट क्या है, सॉरी, y डैश की इक्वेशन मेरे पास ये है, इसमें कोई x की टर्म है नहीं है। तो x का कांस्टेंट क्या हो गया, 0। सो x के कांस्टेंट क्या हो गया, 0। z डैश की इक्वेशन में x का कांस्टेंट क्या है, z डैश की इक्वेशन में x का कांस्टेंट, x की टर्म ही नहीं है तो x का कांस्टेंट 0। 1 की इक्वेशन में x का कांस्टेंट क्या है, 1 की इक्वेशन में x है नहीं है तो 0। नाउ x डैश की इक्वेशन में y का कांस्टेंट क्या है, x डैश की इक्वेशन में y की टर्म ही नहीं है तो 0। y डैश की इक्वेशन में y का कांस्टेंट क्या है, y डैश की इक्वेशन में y का कांस्टेंट 1 है, सो 1। z डैश की इक्वेशन में y का कांस्टेंट, z डैश की इक्वेशन में y है ही नहीं तो 0। 1 की इक्वेशन में y का कांस्टेंट, 1 की इक्वेशन में y है ही नहीं तो 0। x डैश की इक्वेशन में z का कांस्टेंट 0, y डैश की इक्वेशन में z का कांस्टेंट 0, z डैश की इक्वेशन में z का कांस्टेंट 1, 1 की इक्वेशन में z का कांस्टेंट 0। अब हम आ जाते हैं x डैश इक्वेशन में कांस्टेंट का क्या क्या वो है, वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू क्या है। तो 1 मैं इसको कंसीडर कर रहे हैं एज आवर वेरिएबल। सो अगर मैं इसके साथ 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो 1 वेरिएबल है मेरा, इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। y डैश की इक्वेशन में 1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा y, क्योंकि इसमें भी डेल्टा y आ रहे हैं। ठीक है, एंड z डैश की इक्वेशन में 1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा z, और 1 की इक्वेशन में 1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1। तो इस तरह से मेरे पास ये एक t का मैट्रिक्स बन गया। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करके इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा इस तरह से, x की न्यू वैल्यू, y की न्यू वैल्यू, z की न्यू वैल्यू और 1। 1 को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि 1 हमने जस्ट होमोजीनियस इक्वेशन बनाने के लिए, होमोजीनियस सिस्टम बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। तो बाकी जो 3 एक्सिस होंगे वो मेरे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे न्यू पॉइंट्स को, जहाँ से मेरी जो ओल्ड शेप है वो बेसिकली ट्रांसलेट हुई है P से P1 तक। ठीक है, इसी चीज़ को हम कॉलम मेजर में कैसे करेंगे। कॉलम मेजर में हमारे पास जो मेजर डिफरेंस आएगा वो आएगा
कि रो मेजर में मैंने किया था p डैश इज इक्वल टू p डॉट t। यहाँ पे हमारे पास t पहले आ जाएगा, t पहले आके मल्टीप्लाई होगा p के साथ। तो t कैसे बनेगा कॉलम मेजर में? रो मेजर में मेरे पास टॉप पे थे x डैश y डैश z डैश 1, लेफ्ट पे थे x y z 1। कॉलम मेजर में टॉप में मेरे पास x y z 1 आ जाएगा और रोज पे मेरे पास या लेफ्ट में मेरे पास x डैश y डैश z डैश और 1 आ जाएगा। हम सिमिलरली इसको रीड करेंगे। x डैश की इक्वेशन में x की वैल्यू, x डैश की इक्वेशन में x की वैल्यू 1, x डैश इक्वेशन में y की वैल्यू z, x डैश इक्वेशन में z की वैल्यू z, x डैश इक्वेशन में 1 की वैल्यू डेल्टा y। और इस तरह से मेरे पास ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन जाएगा, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बन जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कॉलम की शेप में आ जाएगा। लास्ट वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, एक्स वाई और जी की अपडेटेड वैल्यू मेरे पास फर्स्ट 3 रोज में आ जाएगी। तो रो मेजर और कॉलम मेजर में डिफरेंस सिर्फ ये है कि रो मेजर में मेरे पास जो चेंजेस हैं वो लास्ट रो में आ रहे हैं और कॉलम मेजर में मेरे पास जो चेंजेस हैं वो लास्ट कॉलम में आ रहे हैं। और कॉलम मेजर में मेरे पास जो टी का मैट्रिक्स है वो पहले मल्टीप्लाई होगा, रो मेजर में टी का मैट्रिक्स बाद में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने किसी भी गिवन प्रॉब्लम के ऊपर, गिवन पॉइंट्स के ऊपर ट्रांसलेशन, 3D ट्रांसलेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब 3D स्केलिंग स्केलिंग होती क्या है? हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने उसको अप साइज करना है या डाउन साइज करना है, तो अप साइजिंग या डाउन साइजिंग को हम स्केलिंग कहते हैं। 2D में हमारे पास क्या था, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट था वो अप साइज हो रहा था तो हम उसके जो भी स्केलिंग मेरे पास मल्टीपल था उससे मल्टीप्लाई करवा देते थे अपने कोऑर्डिनेट के वैल्यू को। x को मल्टीप्लाई करवा रहे थे एस एक्स के साथ, y को मल्टीप्लाई करवा रहे थे एस वाई के साथ। ठीक है, तो अगर हम इसी फ्लो को देखें तो x डैश मेरे पास कैसे कैलकुलेट हो रहा है, x को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं एस एक्स के साथ, y डैश कैसे आ रहा है, y को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं y एस डैश के एस वाई के साथ। तो z डैश मेरे पास कैसे आएगा, z को मल्टीप्लाई करवाएंगे एस z के साथ, जितनी भी हमने z एक्सिस पे स्केलिंग करनी है। और इस सिस्टम को होमोजेनियस बनाने के लिए 1 इज इक्वल टू 1 की इक्वेशन ऐड कर दी, तो मेरे पास ये 4 इक्वेशंस आ गई, राइट। अब अगेन रो मेजर के लिए मेरे पास जो भी स्केलिंग का या ट्रांसलेशन का जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होता है वो बाद में आता है, कॉलम मेजर में हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स पहले आएगा। तो रो मेजर कर रहे हैं हम x डैश y डैश z डैश 1 इज इक्वल टू एक्स वाई जी 1, ये न्यू वैल्यूज़, ये ओल्ड वैल्यूज़। अब उसी तरह से हम अपनी इक्वेशंस को देखते हुए अपना s का मैट्रिक्स बनाएंगे। रो मेजर के लिए x डैश y डैश z डैश 1 टॉप पे आएंगी, x y z 1 लेफ्ट पे आएंगे। हम देखेंगे x डैश की इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है, x डैश की इक्वेशन में x की वैल्यू है sx, तो sx मेरे पास यहाँ पे आ गया। y डैश की इक्वेशन में y की वैल्यू क्या है, sy। z डैश इक्वेशन में z की वैल्यू क्या है, sz। इनके अलावा बाकी सब टर्म 0 हो जाएंगी। 1 की इक्वेशन में 1 की वैल्यू 1, आपके पास डायगोनल पे वैल्यूज आएंगी, बाकी सब जो भी वैल्यूज हैं वो 0 हो जाएंगी। ठीक है, और जब हम इसका आंसर लेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद तो यहाँ पे मेरे पास x की न्यू वैल्यू आ जाएगी, y की न्यू वैल्यू, z की न्यू वैल्यू और 1 को हम इग्नोर कर देंगे। कॉलम मेजर में क्या हो रहा है, हम सिमिलरली x y z टॉप पे आ गया, x डैश y डैश z डैश लेफ्ट पे आ गया। हम जब इस x डैश के इक्वेशन में x की वैल्यू, y डैश इक्वेशन में y की वैल्यू, z डैश इक्वेशन में z की वैल्यू लेकर आएंगे तो मेरे पास डायगोनल में वैल्यूज आ जाएंगी और बाकी चीज़ें 0 हो जाएंगी। ठीक है, डायगोनल में मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब
रो मेजर और कॉलम मेजर में मेरे पास जो एफ का मैट्रिक्स बन रहा है वो फुल्ली सेम है, आइडेंटिकल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम ट्रांसलेशन में थे, 2D ट्रांसलेशन में, हम क्या कर रहे थे? 2D में हम एडिशन कर रहे थे, जितने भी मेरे पास पॉइंट थे मैं उसको ऐड करवा रहा था। लेकिन जैसे ही हम 3D में कन्वर्ट हुए, हमने एडिशन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन डाल दी। ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि एज वी नीड टू रिप्रेजेंट इट इन अ मल्टीप्लिकेटिव एंड होमोजीनियस फॉर्म, हमें मल्टीप्लिकेटिव एंड होमोजीनियस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था इन 3D, तो हमने प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन इंक्लूड करवा दी। अब स्केलिंग में हमारे पास शुरू से ही मल्टीप्लिकेशन थी, मतलब 2D की अगर हम बात करें तो मेरे पास p डैश कैसे निकल रहा था? p को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं s के साथ, तो इसमें ऑलरेडी ही मल्टीप्लिकेशन है। तो जब हम 3D में आए तो उसमें भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, तो ये 2D में ही मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में था। हमने जस्ट इसमें होमोजीनियस सिस्टम ऐड करवाया, जिससे मैक्सिमम फर्क क्या आया कि एक और इक्वेशन आ गई। इसके अलावा ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ही था ऑलरेडी। तो जब हम इसको 3D के अंदर लेके आए तो इसके रो मेजर और कॉलम मेजर दोनों की वैल्यूज सेम रही। वाई? बिकॉज इट वाज ऑलरेडी इन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, राइट? तो जस्ट ये डिफरेंस है, ये एक्सप्लेनेशन है कि आपके रो मेजर और कॉलम मेजर के जो स्केलिंग मैट्रिसेस हैं वो इक्वल क्यों आ रही हैं। क्योंकि इसके अंदर जो हमारी इक्वेशंस थी वो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में थी, 2D में भी और 3D में भी, इसलिए ज़्यादा चेंज नहीं आया। अब हम आ जाते हैं रोटेशन पे, 3D रोटेशन। अब रोटेशन हम जो भी करेंगे that will be considered as parallel to the our coordinate axis, जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसके पैरेलल रोटेशन होगी, ठीक है? अगर मैंने x एक्सिस के अराउंड अपने ऑब्जेक्ट को घुमाना है तो दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस के अराउंड अपने ऑब्जेक्ट को घुमाना है दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, z एक्सिस के अराउंड अपनी ऑब्जेक्ट को घुमाना है दैट विल बी पैरेलल टू z एक्सिस। तो मेरे पास तीन तरह की रोटेशन हो सकती है। मैं x एक्सिस के अराउंड अपने ऑब्जेक्ट को घुमा सकता हूँ, y एक्सिस के अराउंड अपने ऑब्जेक्ट को घुमा सकता हूँ और z एक्सिस के अराउंड अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है? हम 2D की बात कर लेते हैं। 2D में हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सिस्टम था। क्लॉकवाइज में हमारे पास जो थीटा था वो नेगेटिव हो जाता था, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा पॉजिटिव रहता था। हम न्यू एक्स डैश कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई डैश मेरे पास कैसे आ रहा था? एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। और मेरे पास मैट्रिक्स कैसे बन रहा था? ओल्ड वैल्यूज उसको मल्टीप्लाई करवा रहे थे अपने रोटेशन मैट्रिक्स के साथ, जो हमारा जनरेट होता था फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा। 3D में सॉरी 3D में मेरे पास एक ऑर्डर जो है वो कैरी होगा कि सबसे पहले x आएगा, फिर y आएगा, फिर z आएगा, फिर xyz एंड xyz। ये ऑर्डर मेरे पास कैरी होगा थ्रू आउट माई रोटेशन। तो इसको आपने लाजमी कंसीडर करना है। हम जिस भी एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे एज आवर रोटेशन एक्सिस, जिसके पैरेलल हमने रोटेशन करनी है, हम इस इक्वेशन में उसको सिलेक्ट करेंगे। लाइक मैं सबसे पहले z के अराउंड रोटेशन कर रहा हूँ पैरेलल टू z एक्सिस, तो मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन में xyz जो मैंने लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है, इसमें z को सिलेक्ट करूंगा। इससे आगे वाली जो भी मेरे पास वैल्यूज आएंगी मैं उसी ऑर्डर में इसको राइट करूंगा, इसकी इक्वेशंस को, ठीक है? z एक्सिस में मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये सिमिलर है मेरे 2D से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं z एक्सिस को कर रहा हूँ सिलेक्ट।
एज माई रोटेशन एक्सिस। तो मैंने z एक्सिस के लिए इस ऑर्डर में z को सिलेक्ट किया। इससे आगे मेरे पास ऑर्डर क्या बन रहा है, x, y और z। तो मेरी जो इक्वेशंस हैं वो x, y और z की फॉर्म में आएंगी। ठीक है, और जो मेरी इक्वेशंस हैं मेन वो यही वाली कैरी करेंगी, राइट। सो मेरे पास फर्स्ट एक्सिस क्या आ रहा है, x इस इक्वेशन में। तो जो भी मेरी ये वाली इक्वेशन है ये मेरी ट्रीट होगी एज माई दिस वेरिएबल, दिस एक्सिस। और जो मेरी ये इक्वेशन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज माई दिस एक्सिस। और जो लास्ट वाली होगी जो हम जिसके अराउंड कर रहे हैं हम अपनी रोटेशन, वो सेम रहेगी एज प्रीवियस। सो मैंने z एक्सिस के अराउंड करनी है। मेरी पहली इक्वेशन होगी x, सेकंड होगी y, थर्ड होगी z वाली का मुझे पता है कि दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम, क्योंकि मैं z के अराउंड ही अपनी रोटेशन कर रहा हूँ। तो मेरी पहली वाली इक्वेशन क्या आ गई, x डैश, वो यही वाली आ गई, x cos थीटा माइनस साइन y साइन थीटा। दूसरी इक्वेशन y है तो y मेरी ये वाली इक्वेशन होगी, x साइन थीटा प्लस y cos थीटा। जी मेरा सेम रहा। होमोजीनियस सिस्टम बनाने के लिए मैंने इसको 1 इज इक्वल टू 1 किया। रो मेजर में मेरे पास आ जाएगा p डैश इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय r। कॉलम मेजर में मेरे पास r पहले आ जाएगा। सिमिलरली हम इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए अपना r का मैट्रिक्स बनाएंगे। x डैश y डैश z डैश 1 ऊपर आ जाएगा, x y z 1 लेफ्ट पे आ जाएगा फॉर रो मेजर। कॉलम मेजर में x y z 1 टॉप पे आएगा, x डैश y डैश z डैश 1 लेफ्ट पे आएगा। हम वैल्यूज चेक करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे। मेरे पास ये आर आ गया रो मेजर के लिए, ये आर आ गया कॉलम मेजर के लिए। हम इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, अपने न्यू पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे। अब हमने रोटेशन करनी है एक्स एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान में रख लें कि एक्स एक्सिस के अराउंड जब हम रोटेशन कर रहे होंगे तो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ अपने ऑर्डर के ऊपर। ये मेरा ऑर्डर है ठीक है, मैं एक्स एक्सिस के ऊपर हूँ, मैंने इसके अराउंड रोटेशन करनी है। अब आगे मेरे पास ऑर्डर क्या बन रहा है, वाई जी एक्स। तो मेरे पास पहली इक्वेशन आएगी y की, फिर आएगी z की, फिर आएगी x की। तो मैं इसी ऑर्डर में अपनी इक्वेशंस जनरेट करूँगा, y की, z की और x की। x के अराउंड कर रहे हैं तो इसकी हमें वैल्यू पता है कि ये हमेशा सेम रहेगी। अब y की वैल्यू कैसे आएगी, जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, ये मेरी वही वाली इक्वेशन होगी जो मैंने y में लिखनी है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये मेरी y की इक्वेशन बन जाएगी। तो x cos थीटा माइनस साइन y थीटा। यहाँ पे मेरे पास एक्सिस कौन कौन से हैं, x को तो मैंने डिफाइन कर दिया, मेरे पास बाकी दो एक्सिस हैं y और z। तो मैं उसी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y और z लिखूंगा, y cos थीटा माइनस z साइन थीटा। दैट मीन्स कि इस इक्वेशन में मेरा जो x है वो y बन जाएगा, जो y है वो z बन जाएगा, ठीक है। तो x की जगह पे y की जगह पे z, y cos थीटा माइनस z साइन थीटा, y साइन थीटा प्लस z cos थीटा। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, y cos थीटा माइनस z साइन थीटा, y साइन थीटा प्लस z cos थीटा। x डैश इज इक्वल टू x आ गया, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। रो मेजर और कॉलम मेजर पे मैं अपने रोटेशन मैट्रिसेस बना लूँगा। जब इनको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास न्यू पॉइंट्स आ जाएंगे, जो मेरी नेक्स्ट रोटेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली। अब लास्ट मेरे पास है रोटेशन अगेंस्ट वाई एक्सिस। तो हम अगेन अपने ऑर्डर पे जाते हैं। मैंने मल्टीप्लिकेशन रोटेशन करनी है वाई एक्सिस के अराउंड। सो इससे आगे मेरे पास ऑर्डर क्या बन रहा है, ये वाला z x y। तो सबसे पहले वाली जो इक्वेशन होगी ये वाली, ये बन जाएगी z की, सेकंड वाली बन जाएगी x की। अब मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं,
सॉरी दो एक्सेस हैं z और x, तो x will be considered as z, y will be considered as x will be considered as y. सो यहाँ पे एक न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, z डैश इज इक्वल टू z cos थीटा माइनस x sin थीटा, और x डैश इज इक्वल टू z sin थीटा प्लस x cos थीटा. तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन यहाँ पे आ गई फॉर रोटेशन y, z cos थीटा माइनस x sin थीटा, z sin थीटा प्लस x cos थीटा, और जिसके अराउंड हम रोटेशन कर रहे हैं वो सेम रहेगा, 1 इज इक्वल टू 1, एंड रो मेजर और कॉलम मेजर के लिए मैं अपनी रोटेशन मैट्रिसेस बना लूँगा. इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास न्यू पॉइंट्स आ जाएंगे फॉर ऑल आवर एक्सेस. ठीक है, तो रोटेशन आपकी तीन तरह की है. इसके बाद स्केलिंग और ट्रांसलेशन जो है वो एक एक ही तरह की है, एक ही टाइप है उनकी, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. इससे रिलेटेड आपके पास एक न्यूमेरिकल आएगा, आ सकता है आपके फाइनल पेपर में. तो इससे रिलेटेड आप कोई भी न्यूमेरिकल खुद से लेके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, मैं इसका और मैंने पिछले लेक्चर का जो न्यूमेरिकल है वो जानबूझ के सॉल्व नहीं करवाया ताकि इसको आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकें. ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि ये सिमिलर है हमारे 2D ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हमने की थी उनसे. ठीक है, तो ये आपने खुद ट्राई करना है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपकी मेल का रिप्लाई ज़रूर करूँगा. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.